की हल्की सी ठंडी हवा खेतों में बह रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें हरी भूरी मिट्टी पर पड़कर उसे चमका रही थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक छोटा सा गांव जाग रहा था। गांव की कच्ची पगडंडी के पास हरिदास अपने पुराने हल से जमीन जोत रहा था। उसके हाथों में छाले थे, पर आंखों में अपने परिवार के लिए उम्मीद चमक रही थी। उसके पीछे पीछे उसका बेटा नीलू बीजों की टोकरी पकड़े चुपचाप चल रहा था। कुछ देर बाद नीलू रुक गया। वो सामने पहले सूखे खेत को देखकर गहरी सांस भरता है। बाबा, हमारी फसल हर साल खराब क्यों हो जाती है? देखो ना, देवराम काका के खेत तो सोने की तरह चमकते रहते हैं और हमारे खेत हमेशा सूखे ही क्यों रहते हैं? हरिदास हल रोक देता है। वो नीलू की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखता है। बेटा, धरती को मेहनत पसंद है, जलन नहीं। जो बीज हम ईमानदारी से बोते हैं वही मीठा फल देते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन बाबा, अगर हमारी फसल अच्छी नहीं होगी तो माँ का इलाज कैसे होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? हमेशा यूं ही मुश्किल में तो नहीं रह सकते ना। हरिदास कुछ पल चुप हो जाता है। वो आसमान की ओर देखता है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से जवाब मांग रहा हो। फिर वो धीरे से बोलता है, भगवान देर करता है बेटा, लेकिन कभी अन्याय नहीं करता। आज नहीं तो कल हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वो फिर से हल उठाता है और जमीन में चलाने लगता है, मानो अपनी किस्मत को खुद गढ़ रहा हो। दोपहर की धूप खेतों पर फैल चुकी थी। चारों तरफ हरी भरी फसलें लहरों की तरह हवा में झूम रही थी। पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट पूरे माहौल को जिंदा बना रही थीं। हरिदास अपने खेत की मेड़ पर खड़ा पास के खेतों को देख रहा था। उसकी नजर बार बार पड़ोसी देवराम के खेत पर जा टिकती, जहां फसल इतनी घनी और हरी थी कि जैसे धरती पर हरियाली की चादर बिछी हो। उसी समय देवराम अपने खेत से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। अरे हरदास भाई, क्या बात है? आज मेरे खेत को बड़े ध्यान से देख रहे हो। क्या करूं देवराम, तुम्हारी फसल हर बार इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? मेरे खेत में तो मेहनत के बाद भी ढंग की पैदावार नहीं होती। मेहनत तो सब करते हैं हरदास, पर आज के जमाने में सिर्फ मेहनत काफी नहीं। अच्छे बीज, अच्छी खाद और सही तरीका भी जरूरी होता है। तो क्या तुम्हारी ये शानदार फसल किसी खास वजह से है? हाँ भाई, शहर से एक व्यापारी आया था। उसने नई किस्म के बीज दिए। महंगे थे, लेकिन फसल भी 2 गुनी निकली। अगर मैं भी ऐसे बीज ले आऊं तो क्या मेरी फसल भी तुम्हारी जैसी हो सकती है? क्यों नहीं? अगर सही बीज और खाद मिली तो धरती किसी से भेदभाव नहीं करती। हरिदास कुछ पल चुप रहता है। उसके मन में अब एक नया सपना आकार लेने लगा था। गरीबी से निकलकर अच्छी जिंदगी पाने का सपना। और यहीं से उसके दिल में लालच का पहला बीज बोया जा चुका था। शाम ढल चुकी थी। घर के आंगन में हल्की सी लालटेन जल रही थी। रसोई से लकड़ी जलने की खुशबू आ रही थी। हरिदास चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। सरोज ने उसे यूं खामोश देखा तो समझ गई कि उसके मन में कोई भारी बात चल रही है। क्या हुआ जी? आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। खेत में सब ठीक तो है ना? देवराम की फसल देखी है तुमने? कितनी हरी, कितनी घनी। बस वही देखकर मन बेचैन हो गया। अच्छी है तो है, पर हम अपनी हालत से क्यों जले? जलन नहीं है सरोज। मैं चाहता हूं कि हमारा भी घर भरा रहे, नीलू को भी अच्छे कपड़े मिले और तुम्हारा इलाज भी ठीक से हो सके। देवराम ने बताया कि वो शहर से खास बीज लाया था। अगर हम भी वो बीज ले लें तो हमारी फसल भी 2 गुनी हो सकती है। पर वो बीज बहुत महंगे होंगे। हमारे पास तो अभी खाने तक के पैसे मुश्किल से होते हैं। अगर थोड़ा सा कर्ज ले लें तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छी फसल होगी तो सब उतर जाएगा। कर्ज आग की तरह होता है जी।
एक बार लग जाए तो सब कुछ जला देता है। मुझे डर लग रहा है। डर से कुछ नहीं बदलता। इस बार किस्मत पलटेगी। मैं गरीब रह रहकर मरना नहीं चाहता। सरोज कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले तूफान का डर साफ दिख रहा था। घर की दीवारों के बीच अब एक अदृश्य लड़ाई शुरू हो चुकी थी, मेहनत और लालच के बीच। अगली सुबह गांव की गलियों में हलचल थी। कुछ लोग बाजार जा रहे थे, कुछ खेतों की तरफ। लेकिन हरिदास का रास्ता सीधे गांव के सबसे बड़े मकान की ओर था, लालजी सेठ का घर। ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाजा और अंदर बैठा वो आदमी जिससे पूरा गांव डरता था। हरिदास झिझकते हुए अंदर जाता है। ओहो, आज तो बड़े किसान आए हैं। कहो हरिदास, क्या चाहिए? सेठ जी, मुझे खेती के लिए थोड़े पैसे चाहिए। कितने? 2000 रुपए। तो 4000 रुपए लौटाने होंगे। मेरा नियम है, जो लेता है वो दुगना देता है। इतना ज्यादा ब्याज? गरीब आदमी के लिए पैसा सस्ता नहीं होता हरिदास। चाहो तो खेत गिरवी रखो, वरना यहाँ से जाओ। हरिदास को नीलू और सरोज का चेहरा याद आता है, देवराम की हरी भरी फसल भी। वो धीरे से बोलता है, ठीक है सेठ जी, मैं मानता हूँ। लालजी कागज आगे बढ़ा देता है और उसी पल हरिदास ने अपने खेत पर पहला खतरा लिख दिया था। हरिदास पैसों की पोटली कसकर पकड़े एक चमकती हुई दुकान के सामने रुकता है। बोरे सजे थे और ऊपर लिखा था, नई किस्म के चमत्कारी बीज। दुकान पर खड़ा था एक चालाक सा बीज व्यापारी। आइए किसान जी, मेरे बीज बोइए और फसल सोने जैसी पाइए। मुझे ऐसे बीज चाहिए जो कम मेहनत में ज्यादा फसल दें। तो आप सही जगह आए हैं। ये बीज साधारण नहीं, भाग्य बदलने वाले हैं। एक बोरी कितने की? सिर्फ 2000 रुपए, लेकिन ये बीज 3 गुना फसल देंगे। हरिदास थोड़ा हिचकता है, फिर मन में लालच जीत जाता है। अगर ये सच है तो ये महंगे नहीं, सस्ते हैं। वो पैसे देता है। व्यापारी मुस्कुराकर बोरी थमा देता है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं, केवल चालाकी थी। हरिदास घर लौटता है। बाबा, यही वो खास बीज है? हाँ बेटा, इनसे हमारी किस्मत बदल जाएगी। सरोज दूर खड़ी चुपचाप उस बोरी को देख रही थी, जैसे किसी आने वाली मुसीबत को पहचान रही हो। सुबह की धूप खेत पर फैल रही थी। हरिदास बड़े जोश के साथ अपने पूरे खेत में नए बीज बो चुका था। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, लेकिन जमीन अब भी वैसी ही सूनी पड़ी थी। हरिदास रोज खेत में आकर मिट्टी को रेतता, आस लगाए बैठता। एक दिन देवराम पास से गुजरता है। हरिदास, अभी तक कुछ नहीं होगा। नए बीज हैं भाई, थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन जब उगेंगे तो सोना उगलेंगे। पर अंदर ही अंदर उसका दिल कांप रहा था। और फिर पूरा 1 महीना बीत गया। अब उसे सच्चाई दिखने लगी थी, बीज खराब थे। हे भगवान, मैंने लालच में आकर सब कुछ गवा दिया। वो मिट्टी में बैठ जाता है। उसकी उंगलियां सूखी जमीन में धंस जाती हैं, जैसे उसकी किस्मत। शाम का अंधेरा धीरे धीरे हरिदास के घर पर उतर रहा था। घर में सन्नाटा था। हरिदास थके हुए कदमों से अंदर आता है और चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। सरोज तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। क्या हुआ जी? फसल उगी ना? सब खत्म हो गया सरोज। बीज खराब थे, एक पौधा भी नहीं उगा। मैंने कहा था ना, कर्ज और लालच दोनों बर्बादी लाते हैं। मैं अमीर बनना चाहता था, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन अपनी ही जमीन को दांव पर लगा बैठा। अब क्या होगा? साहूकार 4000 रुपए मांगेगा। अगर नहीं दिए तो खेत छीन लेगा। घर में सन्नाटा और गहरा हो जाता है, जैसे आने वाले तूफान की आहट हो। शाम को गांव की चौपाल पर कई किसान इकट्ठा बैठे थे। कोई बीज की बातें कर रहा था तो कोई फसल की, लेकिन हरिदास एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसका मन कहीं और था। तभी लालजी सेठ का आदमी वहां आता है। हरिदास, सेठ जी ने बुलाया है।
आज कर्ज चुकाने का दिन है। सारी चौपाल चुप हो जाती है। कुछ किसान एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब मुश्किल आएगी भाई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने वो बीज लेने के लिए कर्ज लिया था। वह उठता है जैसे अपनी किस्मत से लड़ने जा रहा हो। लालजी सेठ अपने बड़े से कमरे में बैठा था। सामने मोटी खाता बही रखी थी। उसकी आंखों में ठंडा लालच झलक रहा था। हरिदास डरते हुए सामने खड़ा था। तो हरिदास, फसल कैसी रही? सेठ जी, सब बर्बाद हो गया। बीज खराब थे। तो क्या मेरा पैसा भी खराब हो गया? नहीं सेठ जी, बस थोड़ा समय दे दीजिए। या तो 4,000 रुपए दो या खेत छोड़ो। मेरा खेत मत लीजिए, वही मेरी जिंदगी है। अगर फिर से फसल बोगे तो मैं समय दूंगा, वरना नहीं। हरिदास की आंखों में एक आखिरी उम्मीद जगती है। सुबह की पहली किरण के साथ हरिदास फिर अपने खेत में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई महंगे बीज नहीं थे, सिर्फ साधारण बीज और दिल में सच्ची मेहनत। सरोज उसके पास आती है। इस बार भगवान पर छोड़ दो, लालच पर नहीं। अब समझ लिया हूँ, गलत बीज नहीं, गलत नियत मेरी असली गलती थी। वो मिट्टी में बीज बोता है और पसीना बहाता है। दिन रात मेहनत करता है। कई महीने बीत चुके थे। हरिदास का खेत अब हरे रंग की चादर ओढ़ चुका था। फसल हवा में लहराती थी, जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। बाबा देखो, पूरा खेत भर गया है। सरोज की आंखों में आंसू होते हैं, इस बार खुशी के। भगवान ने सुन ली। हरिदास हाथ जोड़कर खेत के बीच खड़ा हो जाता है। आज समझ आया, मेहनत का फल कभी धोखा नहीं देता। वो फसल बेचकर साहूकार का पूरा कर्ज चुका देता है। उसका खेत बच जाता है, उसका सम्मान भी। जो लालच बोता है वह नुकसान काटता है, जो मेहनत बोता है वह सफलता काटता है।